बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। फिर उसकी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, फिर उसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया और एंड पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। आज हम जिस बॉन्ड के ऊपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके दो नाम हो सकते हैं, दो नाम होते हैं। इसे कोवलेंट बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है। सबसे पहले उसकी है डेफिनेशन। This is a special type of covalent bond in which both the shared electrons are contributed by one atom only. कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें हमने बेटा देखा था कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है और इस तरह से जो है उनके दरमियान क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो किसी एक ही एटम से आते हैं और वो दूसरे एटम्स को क्या कर देता है, उसके साथ शेयर कर लेता है और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both the shared electrons are contributed by one atom only। यानी कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम से आते हैं और वो दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी शुरू में यूज़ की गई है, इट इज़ द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही की किस्म है। क्यों? तो बेटा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका होता है तो फिर इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है या कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दो एटम्स के दरमियान रिजाइड करते हैं फिर वो दोनों एटम का हिस्सा होते हैं। इसी वजह से जिस तरह से बिल्कुल सेम इन द केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो एटम्स के दरमियान रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब बॉन्ड बन चुका होता है तो फिर इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये कोवलेंट बॉन्ड है या कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। Second definition, it can be defined as a covalent bond in which both electrons of the shared pair are contributed by one of the two atoms। अंडरस्टूड बात है कि बॉन्ड जो है वो हमेशा दो एटम्स के दरमियान बनता है, ठीक है। और किसके नतीजे से बनता है? चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे से बनेगा। और यहाँ पर एक और बात जो है वो ये है कि वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में वो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम से आते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सच अ बॉन्ड इज आल्सो रेफर एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। मैंने शुरू में बता दिया है कि इस तरह के बॉन्ड को इसके दो नाम होते हैं, या तो इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? डेटिव बॉन्ड कहेंगे। A coordinate or dative covalent bond is established between two atoms where दो एटम्स के दरमियान होता है जहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? वन ऑफ द टू एटम्स हैज अ फुल आउटर शेल एंड अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनमें से एक एटम जो है उसका जो शेल है वो, तो एक पहली बात तो ये है कि वो फुल हो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उसमें जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो? एज ए नॉन बॉन्डिंग हो। यानी कि एक मॉलिक्यूल है
उसका जो ये एक एटम है उसका आउटर शेल कंप्लीट है। ये एक मॉलिक्यूल की मिसाल ले लेते हैं, उसमें एक एटम है उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। जिस तरह के अमोनिया है, अमोनिया में NH3 है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब अगर नाइट्रोजन का वैलेंस शेल देखते हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ शेयर वो कर रहा है, ठीक है, वो जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और जो एक पेयर रह जाता है वो क्या है, एज ए लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करता है। तो हम उसे लॉन पेयर भी कह सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग। तो लॉन पेयर की डेफिनेशन यही होती है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वो कहता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वहाँ पर बनता है जहाँ पर किसी एक एटम में उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुल हों और उसमें कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, नॉन बॉन्डिंग हो। सेकंड कंडीशन, द अदर एटम इज वन पेयर शॉर्ट ऑफ अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने जा रहा है उसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। तो फिर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि अगर हम BF3 को देखते हैं तो BF3 के केस में बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है, उसके साथ फ्लोरीन अटैच है 3। तो इस तरह बोरोन जो है उसके पास उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह के दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, नाइट्रोजन और बोरोन, तो नाइट्रोजन के पास, या हम इसको दूसरी तरह से इस तरह भी ले सकते हैं कि एक एटम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरे के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। और एक्सेस कितनी होनी चाहिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कम से कम। और जो डेफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की होनी चाहिए। फिर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हम उसे क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इसी तरह जहाँ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एक पेयर की कम से कम, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो किस्म के एटम होते हैं। एक डोनर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कम से कम एक पेयर की इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, उसे डोनर कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, कम से कम एक पेयर की डेफिशिएंसी हो, उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ये हमारे पास एक कॉमन जर्नल एग्जांपल है जिसमें दिखाया गया है कि एक एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, और जहाँ जब हम दूसरे पे देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एटम ए की, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे जो है इसका वैलेंस शेल जो है जी, इसका ऑक्टेट रूल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर हम बी को देखते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं। अब इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं फिर से एक बात जो है वो रिपीट कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे वो शेयरिंग के नतीजे में आते हैं। जो शेयरिंग होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना नहीं कहते। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा फिर तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जितना इस एटम का हिस्सा है उतना ही क्या है, इस एटम का हिस्सा है। When A and B combine, जब A और B आपस में जुड़ते हैं, A contributes both electrons to the covalent bond. A जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है किसके साथ, B के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एंड B कंट्रीब्यूट्स नन, और B जो है वो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पर हम देखें तो ए जो है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। और बी जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनर कहलाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये देखिए
ये ए ने जो है वो जब कोवलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए तो ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। अब ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व करेंगे और बी के ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि 50% ये ए एटम का हिस्सा है और 50% जो है वो क्या है, बी एटम का। अगर हम इसको देखें यहाँ से तो बी एटम को देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा है। अगर हम ए को देखते हैं तो इसमें भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं। तो इस तरह से जब एक एटम जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो, तो वो क्या करता है, दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। और इसे डोनर कहते हैं और इसको रिसीव करने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं या रिसीवर कहते हैं। तो ए बी कैन आल्सो बी शोन एज, तो ए बी को जो है वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरो जो है ये बता रहा है कि ए जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, बी एटम को, ठीक है। The covalent bond is represented by an arrow pointing towards the acceptor atom. तो ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको, एक्सेप्टर को, कि ये हमसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ये ए से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। The atom which contributes the electron pair is called the donor. वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, शेयर करता है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। While the atom while accept it is called acceptor. और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। The dative covalent bond one form is indistinguishable from a regular covalent bond. तो वही बात हो गई कि जब एक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका होता है तो हम जो है वो फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब भी यही होता है कि हम उनके दरमियान फर्क नहीं कर सकते। द कंपाउंड फॉर्म वियर डेटिव बॉन्डिंग कैन बी कॉल्ड, वो कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं, एन एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं, और एन एडक्ट, और उसे एडक्ट भी कहते हैं। 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड और एडक्ट कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो अब हम जो है वो कॉमनली जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो पहले हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है वो एक जर्नल एग्जाम्पल थी, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये वही बात कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस की थी कि अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो आपस में जोड़ना जो है उनका ये एग्जाम्पल है किसके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की। The nitrogen atom in ammonia has a full outer shell. नाइट्रोजन एटम का जो शेल है वो क्या है, फुल है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है, इंक्लूसिव ऑफ अ लोन पेयर विच इट कैन डोनेट, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऐसा है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। द बोरोन एटम इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरोन एटम है इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, which it accepts to attain a full outer shell। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपना ऑक्टेट शेल या आउटर शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये देखें नाइट्रोजन के केस में हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब ये एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आया, एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा हाइड्रोजन से, इसी तरह से। तो यहाँ पर इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6। और ये जो है ये एज ए नॉन बॉन्डिंग और लॉन पेयर के फॉर्म में जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है इसका आउटर शेल तो कंप्लीट है लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, लॉन पेयर की फॉर्म में क्या है, मौजूद है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, और ये जो पेयर है ये इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है।
बोरोन के केस में देखते हैं तो बोरोन के केस में इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये तीनों फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का और एक बोरोन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन में कितने हो गए? 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन देता है? शेयर करता है। वो नाइट्रोजन इसके साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है और नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। इस तरह ये देखिए, तो चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और बी एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए एरो का साइन ये शो कर रहा है कि भाई ये एक्सेप्टर की तरफ होता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बन चुका होता है तो आप इसको नॉर्मली जिस तरह ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द हाइड्रोजन आयन H positive has no electrons। हाइड्रोजन आयन, आयन की बात वो कर रहा है, एटम की बात नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट ही तब होता है, पॉजिटिव आयन में तब कन्वर्ट होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसको क्या कर दे? डोनेट कर दे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब उसको अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, चूंकि इसका वैलेंस शेल या आउटर शेल के शेल है, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एंड एक्सेप्ट अ लोन पेयर डोनेटेड बाय नाइट्रोजन। तो वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है किससे? नाइट्रोजन से। जैसा कि हमने देखा है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और कम से कम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर, हाइड्रोजन हैज अ फुल आउटर शेल। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद चूंकि वो उसका भी हिस्सा हो जाते हैं, तो वो अपने आउटर शेल जो है वो क्या कर लेता है? कंप्लीट। ये देखें, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लॉन पेयर जो है ये इसके साथ शेयर कर लेगा और इसके साथ क्या बना देगा? बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जितना हाइड्रोजन इनका हिस्सा है उतना ही किसका है? नाइट्रोजन एटम का हिस्सा है। ये देखें, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हिस्सा है और नाइट्रोजन का हिस्सा भी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं क्या कि हाइड्रोजन का जो आउटर शेल वो भी कंप्लीट हो चुका है और नाइट्रोजन का आउटर शेल भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 4। तो इसी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड बट लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। इनकी दरमियान इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लाई करती हैं बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड से इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होंगे। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो तकरीबन जो है वो पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये है कि ये किसी हद तक पानी में क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि वाटर के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं लाइक वाटर, बट रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर। लेकिन ये क्या होते हैं कि आसानी से जो सॉल्युबलाइज होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बात की है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लाई करेंगे आयनिक कंपाउंड के और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की खासियत ये है कि वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी क्या है कि वो किसी हद तक कहता है कि वो पानी में डिसॉल्व या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आसानी से जो डिसॉल्व होते हैं वो किसमें होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर्स। कोवेलेंट कंपाउंड की तरह चूंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। देयर सॉल्यूशन और फ्यूज साल्ट्स आल्सो डू नॉट कंडक्ट। इनके जो साल्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन या उनमें से भी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं होती। हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जब उनको सोलुबलाइज किया जाता है तो वो क्या करते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये जब सोलुबलाइज फॉर्म में होते हैं तब भी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते, यानी कि ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं।
उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।